हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को यूपी टेट की परीक्षा में जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसको एक ही वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। यानी कि संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपकी एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। आज आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पूरे देश के कामकाज को चलाने के लिए और सभी की सुविधाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है। इन सभी नियमों को मिलाकर ही हमारा संविधान बना है। और संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ है, आइए देखते हैं। तो संविधान का जो विकास केंद्रीय प्रशासन की नींव और उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट उच्चतम सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसकी स्थापना एक्ट आया तो 1773 में आया था और इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। और यानी कि अब कानून का वर्गीकरण, तो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। और कोर्ट कंपनी के शासन को समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और बजट पर बहस प्रश्न पूछने की शक्ति 1892 के अधिनियम से दी गई। प्रथम निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान 1909 को भारत शासन अधिनियम से हुआ था। 1909 के भारत शासन अधिनियम से हुआ था। 1909 को भारत शासन अधिनियम को हम लोग एक माल्दो मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम माल्दो मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ तथा महिलाओं को वोट देने का जो हक मिला था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मिला था। और 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। प्रांतों में वैध शासन का अंत, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और अखिल भारतीय संघ की स्थापना, एक संघीय न्यायालय, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, ये सब 1935 के भारत शासन अधिनियम में से हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। इसमें पहले 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और यानी कि 8 अनुसूचियाँ थीं वर्तमान में, लेकिन इसमें 26 भाग हो गए। इनमें थोड़ा संशोधन होता रहा। 444 अनुच्छेद और लगभग 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। गणतंत्रात्मक राज्य, राष्ट्रपति का जो पद होगा वो वंशानुक्रम नहीं होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो वंशानुक्रम ना होके, यानी कि वो एक ही परिवार का वंश ना होके वो चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि वो कैसा हो? गणतंत्रात्मक होगा, यानी कि वो वंशानुक्रम नहीं होगा। संसदात्मक लोकतंत्र, वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होगी। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का अगर अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, यानी कि 1947 के बाद जो पहला गवर्नर बनाया गया था वो राजगोपालाचारी को बनाया गया था प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। यानी कि 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान और उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसी के 2 दिन बाद संविधान सभा की स्थायी बैठक हुई। यानी कि कब? तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी बैठक हुई और जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के सामने। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया था। और संवैधानिक सभा के जो सलाहकार थे
वो थे BN राव। उन्हें संवैधानिक सभा का सलाहकार BN राव को बनाया गया था। और अगर हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इनके साथ साथ इनमें 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति की जो स्थापना थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इनके साथ इनके 7 सदस्य थे, यानी कि एक ये अध्यक्ष और इनके साथ में 6 सदस्य, तो टोटल कुल 7 लोग थे जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम बात करें प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सरदार पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अल्पसंख्यक जनजाति आयोग के समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल को ही बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्हें प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू भी, तो इन्हें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को इन्होंने संवैधानिक उपचार की आत्मा, यानी कि संविधान की जो आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही कहा है। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। तो इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, इसके कुछ हिस्से को लागू कर दिया। जैसे नागरिकता, इनके कुछ 3 हिस्से थे जिसको इन्हें लागू किया गया था। और इसकी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और कुल खर्च जो आया था वो 63,96,729 रुपये का जो खर्च आया था वो संविधान बनने में ही आया था। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी, लेकिन 12वीं बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, राष्ट्रपति चुने गए थे। वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 12वीं बैठक में राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि चुनाव नहीं हुए थे, इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था उस समय। और संविधान में कुल कितने सदस्य हैं, तो संविधान में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य कहाँ से आए थे, ये प्रांतों से लिए गए थे। देशी रियासतों से कितने आए थे, तो ये 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। तो बचे कितने, अब 4 292 93 हो गए, 385 बचे कितने, 4। तो 4 जो क्षेत्र थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे। तो कौन कौन से वो 4 क्षेत्र थे कमिश्नरी क्षेत्रों से, कौन कौन से आए थे, तो याद रखेंगे बलूचिस्तान था एक, अजमेर था, दिल्ली था और कुर्ग था। इसे कुर्ग कर्नाटक में, तो यानी कि वहाँ से कावेरी नदी भी निकलती है। और संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो संविधान सभा में कुल उस समय 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की गठन की जो मांग उठाई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। संविधान सभा की जो मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। संविधान का चुनाव कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, यानी कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था, 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या करने, तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। कब, 24 मार्च में ये कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था। इसमें 3 सदस्य आए थे, AB अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आए थे। तो संविधान के निर्माण हेतु 8 समितियों का गठन किया गया था। 8 समितियों का गठन किया गया था। 8 समिति कौन कौन सी थी, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो और जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया था।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे, जेबी कृपलानी को बनाया गया था। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, यानी ये संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई। तो ए से एकल नागरिकता और बी से ब्रिटेन। ए से एकल नागरिकता और बी से ब्रिटेन। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य में रूस से लिए गए, यानी कि सोवियत संघ रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई। और अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। अगर हम लोग बात करें और आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। उद्देश्य का प्रारंभ कैसे होता कि हम भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोगों से उद्देश्य का या प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। और संविधान की जो आत्मा कहा गया वो भी उद्देश्य का या प्रस्तावना को ही कहा गया। प्रमुख बिंदु देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है। पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, यानी कि अखंडता जो शब्द जोड़ा गया वो भी किसी से जोड़ा गया? वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये भी राष्ट्र की एकता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। द्वारा राष्ट्र की एकता शब्द और राष्ट्र की एकता व अखंडता से प्रस्तावित किया गया। और मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान किसे कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन, यानी कि संविधान में जो भी संशोधन या आर्टिकल होते हैं वो 368 के तहत होते हैं। और संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रमुख अनुच्छेद आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। और राष्ट्रपति शासन कब होता है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में ध्यान रखना। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। और 343 में संघ की राजभाषा, यानी कि हिंदी है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और राजभाषा मतलब कि जो राजकाज की भाषा होती है उसे कहा जाता है राजभाषा। और ये 343 से लेकर 351 तक है। 343 से लेकर 351 तक है। और 350 का में क्या है? प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी वो 350 काम है। और 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 312 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन जो हुआ था वो अनुच्छेद 40 के तहत में हुआ था। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। वो किसके तहत हटाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, यानी कि उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा दे सकता है, वो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी मिलती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 243 में। इसमें पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 243 में क्या है? पंचायतों का गठन है। और 243 का में पंचायतों की संरचना है। 243 में पंचायतों की संरचना है।
आर्टिकल 243 का में नगर पालिका का गठन, आर्टिकल 243 में नगर पालिका का गठन है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के विकास से जुड़ी कुछ योजनाएं जो कभी कभी तो अपने पेपर में, यूपीटेट के पेपर में पूछ ली जाती हैं। पोषाहार योजना कब आई थी? पोषाहार योजना 15 अगस्त 1995 को आई थी और प्रथम चरण 1996 द्विस्तरीय चरण भी है। कस्तूरबा गांधी जो बालिका महाविद्यालय होते हैं, इनकी योजना 2004 में आई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना आई थी वो 2004 में आई थी। और कल्प शिक्षा योजना जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प शिक्षा योजना किससे संबंधित है? कल्प शिक्षा योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 2001 में आया था। शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। लेकिन स्कूल चलो अभियान सन 2000 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना 1981 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का जो परिषद का गठन हुआ था 1972 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग 4 में। तो भाग 1 में क्या क्या है? तो भाग 1 की बात करें तो इसमें है, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार भाग 3 में। और 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य है भाग 4 का में। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ है। और भाग 6 में राज्य है। टोटल कितने? 22 भाग है। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके तहत जोड़ा गया? तो कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी कि तब कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और 11वां मूल कर्तव्य, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य से संबंधित भाग कौन से हैं? तो भाग 4 का है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। भाग 4 और आर्टिकल कौन सा? 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य की संख्या पहले 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 11। तो 11वां कौन सा है? तो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें कहा गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा अनुच्छेद 51 प्राकृतिक पर्यावरण की हम लोग रक्षा कैसे करेंगे? ये आर्टिकल 51 के तहत जोड़ा गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 51 टा। अब बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP। तो ये भाग 4 में है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का। और 48 में अनुच्छेद आर्टिकल में 48 में क्या है? तो 48 में गौ हत्या पर रोक। आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर रोक। 42वां संविधान संशोधन पर्यावरण 1976 के द्वारा पर्यावरण संरक्षण 48 का में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48 में क्या है? गौ हत्या पर रोक। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण ये आर्टिकल
49 में आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है उनका संरक्षण करने के लिए आर्टिकल 49 दिया गया। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो ये मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अब मूल अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों को जो प्रहरी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और यानी कि मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय, यानी कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और उसका कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32 के तहत वो जा सकता है। और प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 है वर्तमान में। यानी कि एक मूल अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा मूल अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। पहले ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, लेकिन वर्तमान में इसे आर्टिकल 301 के अंदर रखा गया, आर्टिकल 301 के अंदर रखा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। और संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल, संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल कौन सा था, तो पहले आर्टिकल था ये अनुच्छेद 31, और लेकिन वर्तमान में कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 300 का आर्टिकल के तहत इसे रखा गया। अब पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। कौन सी उपाधि लेकिन छोड़ दी जाती है, इसमें सेना और विद्या की उपाधि को छेड़कर, सेना और विद्या की उपाधि को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 19 में क्या, आर्टिकल 19 से लेके 21 तक इसमें स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार किससे, अनुच्छेद 21(1) है। तो लेकिन कौन सी धारा थी, धारा 45 RTE धारा 45 के तहत, RTE 2009 के तहत इसमें धारा 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा है। मानव दुर्व्यवहार प्रतिषेध, यानी कि अनुच्छेद 23 में, इसमें क्या, मानव का दुर्व्यवहार साथ नहीं कर सकते, यानी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, इसे ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा, यानी संवैधानिक उपचार का आर्टिकल कहा है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32, यानी कि किसी के भी मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। उन्हें BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी आर्टिकल 32 को ही कहा है। संविधान के प्रमुख भाग देख लेते, कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य हैं, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो पहले कौन आएगा, मौलिक अधिकार, यानी कि आप पहले आता है 3 में, 3 जैसा आ है तो आप मौलिक अधिकार इसमें पहले आएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से लिए गए, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य ये लिए गए हैं रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अगर हम बात करें एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। संघ, भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ की व्यवस्था है। भाग 6 में राज्य हैं। और भाग 9 में क्या है, पंचायत। पंचायत यानी कि 5 और 4 9, 5 4 9, तो पंचायत किस में, 5 में, भाग 9 में। और नगर पालिका, नगर पालिका कौन में, 9 काम में नगर पालिका है। भाग 14 में सेवाएं, 14 सेवाएं, 14 मतलब सेवाएं, 14 किसकी सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 15 में क्या है, निर्वाचन है। 17 में राजभाषा, राजभाषा कौन सी है, हिंदी। राजभाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। 18 में आपात उपबंध, और 19 में पैकेट, और 20 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा है, 20 में। संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368। और ये कहाँ से लिए गए, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र
राष्ट्रपति। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर कुछ चीज़ देख लेते हैं, यानी कि मूल अधिकार कितने थे? मूल अधिकार थे कुल 6 मूल अधिकार थे। 6 मूल अधिकार थे। पहला मूल अधिकार समता का अधिकार। कौन सा था? समता का अधिकार। समता का अधिकार। समता का अधिकार कितने से? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितने से लेके है? 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल लेके 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, कि अपने धर्म में अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म का आप लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को अपनाने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि ये 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो 29 से लेके 30 तक है। 29 से 30 तक। और बचा एक, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32। इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो अध्यक्ष का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अध्यक्ष व गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और ये प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनाया गया था डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को। तो पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। और पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। पहले विधि मंत्री थे यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पहले वित्त मंत्री थे षटमुखम सेट्टी थे। षटमुखम सेट्टी पहले वित्त मंत्री थे। पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के ये लोग हैं, मतलब आज़ादी के बाद के पहले इन्हें बनाया गया था। राष्ट्रपति। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 52 में कहा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो भी 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इसमें देश की जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष हो सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान होती है, यानी कि क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 के तहत ये क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है। मतलब ये राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं, यानी कि किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाता है। कौन करवाता है? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होती है। भारत में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 उप न्यायाधीश होते हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई होती है राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। और प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है।
और राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2। लेकिन राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का जो कर सकता है वो अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, अनुच्छेद 123। अगर देश में किसी को इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है तो वो राष्ट्रपति अपना कानून अध्यादेश 123 के आर्टिकल 123 के द्वारा बना सकता है। और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 213 में। और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही राष्ट्रपति ही शपथ भी और नियुक्ति भी करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत, मतलब कि राष्ट्रपति को यानी कि क्षमादान देना कैसा काम है? बेहतर काम है, बेहतर काम है। तो बेहतर आर्टिकल 72, बेहतर काम है आर्टिकल 72। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही। राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति ही होता है। और इसकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष, उपराष्ट्रपति समक्ष शपथ लेता है। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक शक्ति के रूप में कार्य करेगा, ये आर्टिकल 65 में लिखा गया। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति भी काम कर सकते हैं, आर्टिकल 65 के तहत। उप प्रधानमंत्री की बात करें तो उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन जो हो चुका है वो अभी तक 7 बार हो चुका है। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आप प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसके सलाह? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। संघ शक्ति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? और राज्यपाल के लिए भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो प्रधानमंत्री जो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। और संसद का उल्लेख कितने में? आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है, आर्टिकल 79। तो कैसे याद रखेंगे? सरला से, सरला। सा से संसद, 79, 80 और 81। तो राज्यसभा लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 और राज्यसभा का उल्लेख 80 और संसद का उल्लेख आर्टिकल 79। संसद में कौन कौन होती है? संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा और कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। देश के प्रशासन में सर्वोच्च कौन होती है? संसद सर्वोच्च होती है। राष्ट्र का प्रहरी भी किसे कहा जाता है? संसद को ही राष्ट्र का प्रहरी कहा जाता है। संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं। आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52, लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81 और संसद के लिए आर्टिकल कितना था? 79 आर्टिकल संसद के लिए था। संसद का गठन किया गया आर्टिकल 79 के तहत किया गया। अब आओ राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि संसद 79 राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। सरला से कैसे याद रखेंगे? सरला। राज्यसभा का जो गठन है आर्टिकल 80 के तहत है। राज्यसभा कैसा सदन है? ये स्थायी व उच्च सदन है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये कैसा? स्थायी है और उच्च सदन है। जबकि लोकसभा कैसा है? निम्न सदन और अस्थायी सदन, यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति
भंग कर सकता है और सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। कौन से सदन? यानी कि लोकसभा का विघटन नहीं, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा की जो सीटों का निर्धारण होता है चौथी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है? लोकसभा के सदस्य की आयु होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। और प्रत्येक द्विस्तरीय समिति की सेना प्रति 1/3 और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और राज्यसभा में कुल कोरम संख्या कितनी है? 15 से 25 है। कोरम संख्या कितनी है? 25, यानी कि 1/10। और राज्यसभा के एक वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं? 2 वर्ष होते हैं, यानी कि 6 महीने में एक अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था भी राज्यसभा ही करता है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास तक रोक सकती है। कितने दिन? तो 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। उसके बाद राज्य सूची विषयों को कानून बनाने का हक राज्यसभा को है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का हक किसको होता है? राज्यसभा को होता है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर MS राधाकृष्णन थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? या सभापति, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि वेंकैया नायडू कौन है? उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान उपसभापति कौन है? PJ कुरियन है। लोकसभा का आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 81, यानी 17, 79, 80 और 81। लोकसभा कैसा सदन? अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन। इसको भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा का चुनाव होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। मतदान की जो आयु होती है वो 18 वर्ष कर दी। पहले कितनी थी? 21 वर्ष आयु थी। पहले कितनी थी? पहले 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देगी। किसके संविधान के संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत जो मताधिकार यानी कि वोट डालने की जो अधिकार वो उम्र थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। लोकसभा का कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। कुल सदस्य का 1/10। और लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। लोकसभा सदस्य काल कितना है? 5 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष होता है। किस सदन का विघटन हो सकता है? लोकसभा के सदस्य का विघटन हो सकता है। किसका विघटन नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा एक उच्च सदन और कैसी है? स्थायी सदन है। और लोकसभा कैसा है? लोकसभा जो निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। लोकसभा के वर्ष भर में कितने अधिवेशन होते हैं? कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। दोनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है बुलाता कौन है? ये राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल कौन सा? 108। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। लेकिन आहूत और समापन यानी कि बुलाता और इसका समापन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा का गठन आर्टिकल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 80 में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और लोकसभा उपाध्यक्ष सुमित्रा तंबू। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे अनंत अयंगर। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ये ध्यान रखना, ये पुराना है, ये चेंज हो गया। ओम बिड़ला। आकस्मिक निधि से
आकस्मिक निधि से व्यय करने की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। आकस्मिक निधि से व्यय करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। राज्य की कार्यपालिका राज्यों का संविधान के रूप में भाग 6 राज्य किसमें भाग 6 में संघ एवं राज्य पहले में कौन है संघ पहले भाग 5 में कौन है भाग 5 में है संघ भाग 5 में संघ और भाग 6 में कौन है राज्य भाग 6 में राज्य भाग 5 में संघ भाग 6 में राज्य। संघ की तरह राज्यों में शासन प्रणाली संसदीय है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक कौन होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है राज्य विधायिका की। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा आर्टिकल 153 में ये बात है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा आर्टिकल 153 में। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यानी कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रतिसाद पर्यंत होता है यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल को रख सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल को भी क्षमा दान देने की शक्ति होती है लेकिन वो किसके तहत होती है आर्टिकल 161 के तहत। और राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत यानी कि वो बेहतर काम है इसी आर्टिकल 72। राज्यपाल पद धारण करेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल प्रसाद पद पर्यंत यानी कि पद पर रहेगा। कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। राज्यपाल पद धारण करेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक के रूप में कौन करे उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। और राज्यपाल को वेतन भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यों के विश्वविद्यालयों का जो कुलपति होता है वो कौन होता है राज्यपाल ही राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यों का विधानमंडल तो प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा ये किसमें आर्टिकल 168 में लिखा गया है। और राज्यों के विधानमंडल में एक सदन एक विधानसभा या फिर विधानसभा प्लस विधान परिषद हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें 403 सीटें और विधान परिषद की कितनी सीटें 100 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें 31 सीटें। राज्यसभा में 81 सीटें हैं। राज्यसभा में 81 सीटें और लोकसभा की 31 सीटें। राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर बना होता है। जिन राज्यों का विधानमंडल द्विसदनात्मक होता है उनका गठन राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर बना होता है। द्विसदनात्मक विधानसभा वाले कितने विधानमंडल वाले कितने राज्य तो 6 राज्य विधानसभा वाले हैं। कौन कौन से तो याद करना तू भी मजा कर यानी कि तू से तेलंगाना यूपी बिहार महाराष्ट्र और कर्नाटक। तेलंगाना यूपी बिहार महाराष्ट्र और कर्नाटक तो ये हो गए 6 राज्यों में विधानसभा द्विसदनात्मक है। विधानसभा कम से कम 60 और अधिकतम 500 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन मतलब जिनके पूर्वज भारतीय रहे हो उत्तर प्रदेश में और जो अभी भारत और जो विदेश में रह रही हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कितनी है 403 प्लस 1 यानी कि विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है 404 है। विधानसभा एक निम्न व अस्थायी सदन होता है। विधान सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद करते हैं। और विधान परिषद एक उच्च व स्थायी सदन है। विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद में कितनी सीटें 100 सीटें हैं 100 सीटें हैं। साधारण विधेयक को परिषद रोक सकती है 4 माह तक रोक सकती है। भारत में न्यायपालिका
यानी कि संघात्मक न्यायपालिका की अवधारणा ली गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई। भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, इसमें आर्टिकल 129 में, और उच्च न्यायालय होगा यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट होगा। उच्च न्यायालय होगा एक किसमें, भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी होती है? 31 होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है कदाचार के आधार पर। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति को कानून देने की राष्ट्रपति को कानूनी राय देने के न्यूनतम 5 सदस्य दिए गए हैं। और एक होता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 76 में। महाधिवक्ता होता है जो राष्ट्रपति को कानूनी संबंधी सलाह देता है। पहले न्यूनतम 3 सदस्यों की बेंचें हैं। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 137 में संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है सर्वोच्च न्यायालय का। संविधान की यानी कि संविधान में जो सुरक्षा और रक्षा करती है वो सर्वोच्च न्यायालय करती है। इसका राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, राज्यों का प्रधान न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा आर्टिकल 214 में। और उच्च न्यायालय की स्थापना अधिकार संसद के पास है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हाईकोर्ट है। नया हाईकोर्ट कौन सा? अमरावती में नया हाईकोर्ट खोला गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय दिल्ली है। उच्च न्यायालय दिल्ली में ही एक है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्भर करती है लंबित पर। न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। न्यायाधीशों में सबसे कम संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम संख्या है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करेगा 62 वर्ष तक करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वेतन भत्ते कहाँ से आएंगे? राज्य की संचित निधि से आएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भी संचित निधि से ही आएगी। बस धन्यवाद, आज के लिए इतना।